सूरज और बेला की शादी को कई महीने बीत चुके थे, लेकिन इन दोनों में अभी तक कोई शारीरिक संबंध नहीं बन पाया था और बेला भी उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और ये इन दोनों की सेकंड शादी थी। सूरज की भी पहली शादी हो चुकी थी और वह अपनी पहली पत्नी से बेहद प्रेम करता था और शायद वह अभी तक नहीं भुला पाया था। इधर सेम कंडीशन बेला के साथ भी था। बेला भी अपने पहले पति से बेहद मोहब्बत करती थी और बेला की पहली शादी लव मैरिज हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उसे बहुत बड़ा धोखा मिला था। वह उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पाई थी। इसलिए सूरज और बेला की अभी तक कोई सुहागरात नहीं हो पाई थी और इन दोनों की दूसरी शादी भी इनके मर्जी से ही हुई थी। लेकिन इन दोनों ने अपनी दूसरी शादी अपने घर वालों के कहने में की थी, लेकिन इन दोनों पर कोई खास प्रेशर नहीं था। बेला अपने पहले पति को नहीं भुला पा रही थी। इधर सेम कंडीशन सूरज के साथ भी था। क्या सूरज और बेला आपस में मोहब्बत कर पाएंगे या नहीं? आखिर इन दोनों की पहली शादी क्यों टूटी? चलिए सुनते हैं इन्हीं दोनों के जुबानी। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरी शादी की रात थी। मैं बहुत खुश थी। मैं दुल्हन बनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं अपने आँखों में बहुत सारे सपने सजा कर बैठी थी। चेहरे पर इतनी खुशी थी कि छुपाए नहीं छुप रही थी, मगर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी खुशियाँ अगले ही पल खाक में मिल जाएगी। रतन बहुत खुशी से मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत सारी मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने कमरे में आते ही एक आंख दबाते मेरी तरफ देख रहा था। उसके यूं देखने पर मैं शर्माकर अपनी आंखें नीचे कर ली थी। रतन मेरे पास बैठे मेरे हाथों को पकड़कर अपने होठों से लगा लिया और कहने लगा, बेला, बहुत इंतजार किया है इन पलों का। अब मैं एक भी पल खराब नहीं कर सकता। अब तो मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। उसने जल्दी से अपने शेरवानी निकालकर दूर हवा में उछाल दिया और कमरे की लाइट बंद करने लगा। उसके ऐसा करने से मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। मैंने उसे कहा, रतन, इतनी भी क्या जल्दी है? इतनी जल्दी लाइट क्यों ऑफ कर रहे हो? तुम थोड़ी बहुत बात करो। मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा तैयार हुई हूँ, तुम मेरी तारीफ तो करो। तारीफ करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं इतने दिन तुमसे दूर रहकर बिताया है, अब और मुझसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता। अगर तुम चाहती हो कि लाइट ऑन करके ही तुम्हारे साथ मैं सुहाग रात मनाऊं तो ठीक है। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। उसकी बातों से मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। फिर वो मेरे बेहद पास आया, मुझे बाजुओं से जकड़कर अपने ऊपर गिराकर बेड पर झुका था। इस तरह करने पर मेरी हालत बहुत ज़्यादा घबराहट में होने लगी थी। मैंने तो बहुत से सपने सजाए थे अपनी नई ज़िंदगी के बारे में, मगर रतन की हरकत पर मैं एकदम से चौंक गई थी। अब तो मुझे रतन की इन हरकतों से डर भी लगने लगा था। मुझे तो सिर्फ यही लग रहा था कि रतन सिर्फ मेरे जिस्म के लिए उतावला हो रहा है। मैंने तो उसे गुस्से से पीछे धक्का देना चाहा। कहने लगी, रतन, आराम से, थोड़ा सब्र कीजिए। आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी ही हूँ, आप सब्र कीजिए। फिर भी रतन मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर रतन मेरे दुपट्टे के पिनों को खोलने लगा और दुपट्टे को दूर फर्श पर फेंक दिया। रतन के इस तरह हरकत पर उसके नए रूप के साथ मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे तो अब उससे बहुत डर महसूस हो रहा था। दिल तो इतनी जोरों से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मैं कहने लगी, रतन, मुझे चैन तो करने दो। मगर रतन तो जैसे मेरे जिस्म को देखते ही दीवाना पागल हो गया था और पागलों की तरह मेरी गर्दन पर झुका, अपने हाथों की हरकतों को बढ़ाता। कहने लगा, चेंज करने की क्या ज़रूरत है? हम खुद ही एक दूसरे के वस्त्र हैं। हमारे बीच कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं। वो मेरे कमर पर लगी पेटीकोट के डोरियों को एक झटके से खींचकर मेरे साड़ी को मेरे तन से दूर कंधों पर उछाल दिया। मैं तो शर्म से एकदम पानी पानी हो गई थी और शर्म के मारे लाल होती खुद में सिमट रही थी। एक ही पल में मेरा दिल दहल गया था। रतन की मोहब्बत करने का तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं एकदम डर के मारे सुस्त पड़ने लगी थी। फिर रतन मेरे कान के पास आकर धीरे से कहने लगा, लाइट ऑफ करूं क्या? मैं तो शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर रतन खुद ही उठकर लाइट बंद कर दी। अब तो मेरे कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। अब वो मेरे जिस्म को पूरा का पूरा देख चुका था, फिर भी उसे सुकून नहीं मिला। रतन तो बहुत ही बेदर्दी के साथ मेरे जिस्म को नोचना शुरू कर दिया। मैं तो बिल्कुल रो पड़ी थी। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उससे खुद को दूर करूं। मगर रतन की हैवानियत और जुनून बढ़ता ही जा रहा था। वह जुनून की हद पार कर चुका था। मेरी तो अब चीखें निकलने लगी थी। रतन ने अपने होठों से मेरे होठों को पकड़कर मेरे होठों को अपने मुंह में जकड़ लिया था और मेरे होठों को इतनी जोर से काटा कि मेरे होठों से अब खून बहने लग गया था। लेकिन रतन के जज्बात काबू में नहीं आ रहे थे। मुझे भी अब रतन पर बहुत तेज गुस्सा आया था। अपने नाखून रतन के सीने पर गाड़ चुकी थी।
शायद ये करना बहुत ज़रूरी हो गया था। उसे मेरे दर्द महसूस ही नहीं हो पा रहे थे। वे तेज़ी से मेरे करीब होता हुआ धड़कनों को अपने हाथों से मसलते हुए मेरे जिस्म पर पूरी तरह हावी हो चुका था। अब मेरे पास तो कोई भी रास्ता नहीं बचा था। मैं डर से तड़प रही थी। जब रतन पूरी तरह से मेरे जिस्म को नोच रहा था, उसमें समा गया था। मेरी तो आंखों से बराबर आंसू बह रहे थे, मगर रतन को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। उसे तो बस मेरे साथ सुहागरात मनानी थी। मैं दर्द से रो रही थी। वो मुझसे कहने लगा, तुम दुनिया में अकेली लड़की थोड़ी हो जिसके साथ ये सब हो रहा है। हर लड़की को ये सब सहना और झेलना पड़ता है, और जब पहली बार हो तो दर्द तो होगा ही ना। उसमें रोने वाली क्या बात है। तभी मैं कहने लगी, रतन, अगर आप मुझसे सच में मोहब्बत करते हो तो आप मुझे यूँ नहीं नोच सकते। मैं तो आज तक आपको समझ ही नहीं पाई, और मुझे अफसोस हो रहा है। मैंने एक ऐसे इंसान से मोहब्बत की जिसे मुझसे ज़्यादा मेरा जिस्म प्यारा था। फिर क्यों तुमने मेरे साथ मोहब्बत के दावे किए थे? तुम्हें तो बस अपना हवस मिटाने के लिए कोई भी लड़की मिल जाती तो उसी से शादी कर लेते। मुझसे क्यों वो सारे वादे झूठे किए थे? रतन ने मेरे जबड़े को जोर से जकड़ा और फिर मेरे होठों पर झुका। काफ़ी देर वो मेरी सांसों को अपने अंदर उतारने लगा। फिर झटके से मेरे मुंह को छोड़कर कहने लगा, बस ज़्यादा बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। शादी हुई है हमारी तो शादी एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए नहीं की जाती, एक दूसरे के साथ संबंध को आगे बढ़ाने के लिए ही तो की जाती है। वे जो अपने जुनून को मेरे ऊपर तार तार होता, अब रिलैक्स होता, तकिए पर सीधा लेट चुका था। फिर उसके दूर होते ही मेरे पेट में बहुत दर्द उठने लगा था। मैं दर्द से तड़प उठी थी। जब ही रतन की नज़र मुझ पर पड़ी थी, वह जल्दी से बेड से उठा और कहने लगा, देखो ये बेड शीट जल्दी से बदल दो। उसने मेरी तरफ देखा और ये सवाल किया। मैंने एक नज़र रतन पर डाली। मुझे अब वो कहीं से भी पहले वाला रतन नहीं लग रहा था। जिस रतन से मैंने मोहब्बत की थी वह रतन बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वह तो बिल्कुल बदल चुका था। कोई अनजान आदमी जैसा मुझे लग रहा था। मैंने सोचा अब कुछ भी कहना बेकार है। मैं चुप से अपने पेट पर हाथ रखकर उठी थी। मैंने फिर बेड शीट चेंज की। जैसे ही मैं तकिए पर साइड को करवट लेकर लेटी थी, अब रात का आखिरी पहर होने को था। आंखें नींद से लाल हो रही थी। रतन तो कब का सो चुका था। जब अपने बराबर लेटे रतन पर मेरी नज़र पड़ी तो वह सुकून से सो रहा था। उसे तो जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कोई उसके बगल में आने वाली लड़की, जो न जाने अपनी ज़िंदगी में कितने सपने लेकर आई थी, वह एक ही पल में उसके सारे सपनों को एक ही झटके में मसल कर रख चुका था। खुद वह अब इतने आराम से कैसे सो सकता है? मेरी तो आंखों से आंसू बराबर बहे जा रहे थे और रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। मैं तकिए पर सर रखकर आंखों के साथ छत की तरफ देखकर उन पलों को याद कर रही थी जब पहली बार रतन ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था। तब मैं भी कॉलेज में थी। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर वापस आ रही थी, उस दिन मुझे लेने के लिए रतन आया था। मैं भी उस वक्त उसके साथ गाड़ी में बैठी थी। रतन ने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, जानती हो बेला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। मम्मी तो मुझसे शादी का कह रही हैं, लेकिन मैं तुम्हारी पढ़ाई होने का इंतज़ार करूँगा। रतन के इस तरह के इजहार पर मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैं शर्माकर अपना हाथ उससे पीछे छुड़वा रही थी और सीधा होकर बैठ गई। एक दो बार हमने एक दूसरे को बड़ी गौर से देखा था। मैं तो कम उम्र की थी। रतन मेरे ही पड़ोस में रहता था और उसको हम बहुत अच्छे से जानते थे। पहली बार मोहब्बत परवान चढ़ने लगा था। मैं तो अब हर वक्त रतन के ख्यालों में गुम रहने लगी थी और मौसम भी आज बिल्कुल अलग हो रहा था। मैंने तो अब ग्रेजुएशन भी कर लिया था और छत पर अपनी छोटी बहन सुलेखा के साथ मौसम का आनंद ले रही थी। तभी तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैं तो पहले से ही बारिश को देखकर वैसे ही दीवानी हो जाती थी। मैं तो बारिश में झूम रही थी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज मेरी किस्मत का फैसला हो जाएगा। जब मेरी माँ ने मुझे ज़ोरदार आवाज़ से बुलाया था, बेला, सुलेखा बेटी, जल्दी से नीचे आ जाओ। देखो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी आंटी आई हैं। मैं तो आंटी की दीवानी थी। हम दोनों जल्दी से नीचे आए। सीढ़ियों से उतरती हुई मुझ पर जैसे ही रतन की नज़र पड़ी तो उसकी आंखों की चाहत और ज़्यादा निखर पड़ी थी। मैं बारिश में भीगने की वजह से मेरा कपड़ा मेरे बॉडी से चिपका हुआ था। मैं भरपूर जवान लड़की हो गई थी। मेरी माँ ने हम दोनों को इशारा किया कि जाओ कपड़े बदल कर आओ। मैं जल्दी से कपड़े बदल कर आ गई। अपनी आंटी के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहने लगी, आंटी मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। आप पड़ोस में होते हुए भी हमारे घर कभी नहीं आती। आंटी भी कहने लगी, तो तुम लोग कहाँ भला रोज़ाना हमारे घर के चक्कर लगा लेते हो? कई महीने हो जाते हैं, कभी तुम लोग नज़र नहीं आती हो। और वैसे भी आज तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करने आई हूँ और अब आंटी और बच्चों की दूरी ख़त्म करने के लिए ही आई हूँ। मेरी माँ अपनी सहेली आंटी के दिल की बात को अच्छे से समझ चुकी थी। फिर मैंने आंटी के लिए चाय का इंतज़ाम किया, अच्छे से टेबल को सजाया। मैंने और मेरी बहन सुलेखा ने मिलकर
और तभी रतन के माँ बाप दोनों ने मिलकर बात की शुरुआत की थी। उनकी बात सुनते ही मेरी माँ पापा की तरफ देखने लगी। फिर पापा कहने लगे, वासुदेव साहब और कमला देवी, देखिए हम रतन के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, मगर जब अपने ही पड़ोस में इतनी प्यारी बच्ची हो तो हमें दूसरी लड़की ढूंढने की क्या ज़रूरत है। और हमें तो आपकी बेटी बेला रतन के लिए बहुत पसंद है। हम तो ये रिश्ता पहले ही कर देना चाहते थे, मगर रतन ने ही हमें रोका हुआ था कि कहीं मेरा रिश्ता ले जाना हमारी शादी बेला की पढ़ाई में रुकावट ना बने। भगवान की कृपा से बेला ने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, तो इसलिए हम उसका रिश्ता लेकर जल्दी ही तुम्हारे चौखट पर आ गए हैं। रतन तो परिवार में एक सुलझा और पढ़ा लिखा और बाप के बिजनेस का इकलौता वारिस है, तो कोई भी मेरे बेटे को रिश्ते से मना नहीं कर सकता। मेरे पापा ने एक नज़र मेरी माँ की तरफ देखा था, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं तो अपने रिश्ते की बातें सुनकर शर्म के मारे किचन में घुस गई थी। सुलेखा मेरे पीछे पीछे आकर कहने लगी, अरे बेला, मुझे तो पहले से ही दाल में कुछ काला लग रहा था। अच्छी बात है, पूरी दाल ही काली होने से पहले अच्छे तरीके से सब कुछ सेट हो जाएगा। मैंने पीछे मुड़कर उसको एक थपकी लगाई और उससे कहने लगी, तुम कैसी बहन हो, अपनी ही बहन का मजाक उड़ा रही हो। यहाँ पर मैं आपका मजाक थोड़ी उड़ा रही हूँ, मैं तो आपकी खुशी में खुश हूँ। आपको इस रिश्ते की बधाई देने आई थी। अब तो आप इस घर से विदा होकर चली जाओगी। अब तो पूरे कमरे में मेरा कब्जा हो जाएगा। मैं सुलेखा को आंखें दिखा रही थी। फिर हम दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गई। फिर मेरे पापा भी इस रिश्ते को मानते हुए कहने लगे, रतन तो हमारा बहुत ही होनहार बच्चा है, हम कैसे इस रिश्ते से मना कर सकते हैं। और हम दोनों का रिश्ता पक्का हुआ। फिर जैसे ही रिश्ता पक्का होने को थी, रतन ने ये बात सुनी तो रतन अपने ड्राइवर को जोर से आवाज़ दी और गाड़ी में पड़ी हुई मिठाई की टोकरी लेकर अंदर आ गए। सबका मुंह मीठा किया। अब रतन भी बहाने से उठकर किचन में आया था, जहाँ पर मैं मौजूद थी, और किचन की सेल्फ के साथ टेक लगाए खड़ा बराबर मुझे देखने लगा। मैंने तो शर्मा कर अपनी नज़र नीचे कर ली। कहने लगा, ओहो, अभी से इतनी शर्माहट, देखो मैं अब तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तो तुम्हें मुझसे शर्माने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अपने होने वाले पति का नाम बहुत प्यार से लेना। मैं अब मुस्कुराकर चुप हो गई थी। वह 2 कदम आगे बढ़कर बिल्कुल मेरे पास आ गया। मेरी सांस पर अपनी गर्म सांस से छोड़ते कहने लगा, आज रिश्ता लेकर आया हूँ, अगली बार बारात लेकर आऊँगा, तुम बिल्कुल तैयार रहना। मैं बोली, इतनी भी क्या जल्दी है। कहने लगा, तो देर करने की वजह भी कोई नहीं। बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारा, तुम्हें पाने के लिए बहुत तड़पता हूँ। अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता और मेरी इतनी तड़प मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से मुझसे शादी करके मेरी पत्नी बनकर मेरे कमरे में मेरी बाहों में आ जाओ। मेरी बाहें तुम्हारे जिस्म के लिए तरस रही है। वह उसके आगे और बढ़ता कि सुलेखा कहने लगी, रतन जीजू। वह शर्म के मारे पीछे हटा। कहने लगा, सुलेखा, एक तो तुम्हें कबाब में हड्डी बनने की बहुत ज़रूरत पड़ गई है। भाई मैं तो बर्तन लेकर आ रही थी, मुझे क्या पता इधर लैला मजनू का किस्सा शुरू हुआ पड़ा है। ये कहती बर्तन रखकर बाहर निकली। तब तक रतन भी किचन से बाहर निकल चुका था। रतन की माँ ने रतन को अंगूठी दी, जो उसने उसी वक्त मुझे पहना दी। यूँ दोनों का रिश्ता पक्का हुआ था और 1 महीने के बाद शादी की तारीख तय हुई थी। रतन अपनी बातों के हिसाब से 1 महीने के बाद बारात लेकर पहुंच चुका था और मुझे विदा करवा के साथ लाया था। मेरे दिल में अपनी शादी को लेकर, रतन को लेकर जो जज्बात थे, पहली रात ही सब कुछ रौंद कर रख चुका था। मैं तो बहुत अरमान सजा कर आई थी। खैर, मैं खुद को तसल्ली देती कहने लगी, क्या पता ऐसा होता होगा और पहली बार अपने पति के पास आने से सबको ऐसा ही तकलीफ़ होता होगा। शायद रतन सही कह रहे हैं, यह हर लड़की को ही होती होगी। फिर मैं कहने लगी, मगर रतन को क्यों एहसास नहीं हुआ? उन्होंने क्यों मुझे इतने बेदर्दी से छुआ था? मैं रो रही हूँ, उन्हें कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? वह तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना। ये सोचते सोचते ही सुबह हो गई थी। मेरे कानों में मंदिर की भजन की आवाज़ पड़ी। मैं उठकर वॉशरूम में बंद हुई थी। नहाकर निकली, अच्छे से दुपट्टा लिया और पूजा करने खड़ी हो गई। नई जिंदगी की नई सुबह की शुरुआत थी। मैं बहुत उदास थी। जैसे ही मैं बेड के पास हुई, रतन ने आधी खुली आंख के साथ मुझे देखा। नहाकर मेरा रूप और ज़्यादा निखर आया था, पर मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। मेरे गीले बाल मेरे कमर पर बिखरे हुए थे, जिन्हें देखकर रतन के जज्बात फिर से जाग उठे थे। उसने मुझे बाजुओं से पकड़कर खींचा, अपने सीने से लगा लिया, मगर मैं चुप थी, जैसे बेजान जिस्म हो। रतन कहने लगा, क्या हुआ? मेरी नई नवेली दुल्हन को इतनी उदास क्यों हो? बिना कुछ कहे चुप से उसके सीने पर लेटी रही। वह एक झटके से मेरे ऊपर उठा। कहने लगा, क्या बात है? एक ही रात में तुम्हारी बस हो गई? अभी तो बस दिन रात यही सब होगा, फिर क्या करोगी? कांपते होठों के साथ कहने लगी, रतन आप बहुत बुरे हैं। कहने लगा, मैं बुरा हूँ? वो मेरे चेहरे पर झुकने लगा, मगर मैंने अपने हाथ आगे करके रतन को रोक दिया।
मगर रतन कहाँ रुकने वाला था। वह एक बार फिर से मुझ पर हाथ डालने लगा। रतन, तुम्हें भगवान की कसम है, हाथ का दर्द अभी तक मेरे जिस्म से नहीं गया है। ये बहुत मुश्किल है, ऐसे रहा तो तुम्हें कुछ दिन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वह कहने लगा, क्या मतलब? क्या मतलब मैं बुरा इंसान हूँ और तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ? शादी का मतलब यही होता है। तुम तो बिल्कुल एक अनजान लड़की बन रही हो, छोटी सी बच्ची बन रही हो। फिर एक पल में मुझे खींचकर नीचे किया और अपनी हैवानियत फिर से शुरू कर दी। मैं फिर से आंसू बहाने लगी। फिर गुस्सा होकर कहने लगा, जितनी तुम नाजुक बन रही हो ना, उतनी हो नहीं। 22 साल तुम्हारी उम्र है। कानूनी तौर पर भी लड़कियां 18 साल में बालिग हो जाती हैं और 18 साल में उनकी शादी कर दी जाती है, बल्कि उससे भी कम उम्र में। तो क्या वह सब बर्दाश्त नहीं करती? इसलिए ये रोने धोने वाली नाटक और ड्रामा मेरे सामने मत करो। मुझे ऐसे वैसे बातों से बहुत गुस्सा आता है। और हाँ, रोने वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं जो उसके बदलते हुए रंग देखकर चौंक गई थी। क्या हो जाता है रतन को एक पल में? रतन का इतना नरम शब्द, और फिर दूसरे ही पल में वो इस तरह मुझसे ट्रीट करता है जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बस एक जिस्म का टुकड़ा हूँ, जैसे वह जब चाहे इस्तेमाल करेगा। क्योंकि रतन के दिमाग के नज़दीक यही था कि औरत मर्द के सुकून के लिए ही होती है, तो बस मर्द फिर उसे जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे। और शायद मुझको इस्तेमाल ही तो कर रहा था। उसने ना तो मेरे जज्बात की कोई परवाह की, ना मेरी आंखों से बहते आंसू देखे, ना मुझे मोहब्बत से अपने भरोसे में लिया था। मेरे लाख कोशिश के बावजूद भी वो मुझ पर बहुत सख्ती और हैवानियत करता रहा। वो मेरे जिस्म पर जगह जगह निशान छोड़ चुका था। जो पहले से ही निशान पड़े हुए थे, अभी उस दर्द को पहले से ही संभाल नहीं पा रही थी। अब तो मुझे दर्द इतना हो गया था कि मैं दर्द से निढाल हो गई थी। उसे सब ड्रामा ही लग रहा था कि मैं रो रही हूँ, ड्रामा कर रही हूँ। कोई लड़की इस तरह नहीं करती जैसे मैं कर रही हूँ। वैसे हर लड़की तो रोने नहीं बैठ जाती। बस वो यही समझ रहा था कि मैं नाजुक बनने की कोशिश कर रही थी। वो पूरी तरह रिलैक्स हुआ और जाकर फ्रेश होने लगा। तब तक मैं बेड पर पड़ी हुई थी और मुझे यूं बेड पर देखकर कहने लगा, क्या हो गया जाने मन, इतना भी क्यों नाजुक बनी पड़ी हो? पहली बार तो थोड़ा दर्द होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल चुप से बेड पर पड़ी रह जाओ। बेड से उठो और जाकर नहा लो। आज हमारी शादी की पहली सुबह है और मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं चीख चीख कर सबको बता दूं और एक पल में ही कमरे में तहस नहस कर दूं, मगर मैं मजबूर थी, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। रतन तो तैयार होकर कमरे से निकल गया था। फिर मेरी सास रतन से पूछने लगी, अरे भाई, मेरी बहू कहाँ पर है? बेला नज़र नहीं आ रही? वो बड़े मीठे शब्दों में कहने लगा, माँ वह अभी तैयार हो रही है, अभी थोड़े ही टाइम में आती होगी। मैंने सोचा तब तक आप लोगों से मिल लेता हूँ। ठीक है, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। ये कहकर किचन में चली गई और मैं यहाँ खुद को वॉशरूम में बंद किए अब फूट फूट कर रोने लगी थी। कल रात से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं अपने पेट पर हाथ रखकर दर्द से रो पड़ी थी, मगर रतन को तो ये सब ड्रामा ही लग रहा था। मैं शीशे में खड़े होकर अपने आप को कहने लगी, कहीं मैंने जल्दीबाजी में कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। लेकिन रतन तो मेरे ही पड़ोस में रहता था और आंटी का लड़का था। मैं उसे अच्छे से जानती थी। वह क्यों मुझे इतनी परेशानी दे रहा था? मैं तो बचपन से उसे चाहती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि रतन ऐसा हो सकता है। तो इतने से दर्द को लेकर भी रतन घबरा जाता था, लेकिन अब तो उसने खुद ही अपनी हैवानियत से मुझे दो चार कर दिया था। उसे जरा भी मेरा एहसास नहीं हुआ था। जब मैंने अपना जिस्म देखा तो जगह जगह पर नील पड़े हुए थे। रतन के हैवानियत के निशान थे। कहाँ कहाँ उन निशान को छुपाती। मेरी गर्दन तो ऐसी थी जैसे किसी वहशी दरिंदे ने काट खाया हो। खैर, मैं अपनी तकलीफ को भूलकर नहाकर बाहर निकली थी। मैं अब तैयार होने के लिए ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। मेरा तो अब दिल कर रहा था कि मैं जोर जोर से रो दूं, ऊंची आवाज़ से दहाड़े मारकर रोऊं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। मैं तो नई नवेली दुल्हन थी, अपनी सास के घर ऐसा कैसे कर सकती थी? और वैसे भी दुल्हन तो शादी के दूसरे दिन सज संवर कर सब बड़ों के पैर छूती हैं। अगले दिन रिसेप्शन होता है, स्टेज पर आना होता है और सबको बताना होता है कि हम शादी के बाद कितने खुश हैं। मैं अभी तैयार हो रही थी, तभी रतन कमरे में दाखिल हुआ। रतन को कमरे में आते देख मेरा दिल जैसे एक पल के लिए बंद होने लगा था। कहाँ मैं इतने सपने सजाए उसके कमरे में आई थी। अब एक ही रात में रतन के साय से भी डरने लगी थी। वह अंदर आया तो मेरी तरफ देखता, वो पीछे आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अब मैं उसके पकड़ में इतनी तकलीफ महसूस कर रही थी। रतन, छोड़ दो मुझे, ये क्या कर रहे हो? लेकिन वो फिर भी धीरे से मेरी गर्दन को चूम ही गया था। वो मेरे कंधे पर सर रखकर कहने लगा, क्या तुम नाराज़ हो? मैंने कहा, रतन, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तुमसे नाराज़ हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो। ये देखो, मैं बाहर कैसे जाऊँ?
तुमने मेरे जगह जगह गर्दन पर निशान छोड़े हुए हैं। मैं कैसे ये सब कुछ छुपाऊं? अब मुझे स्टेज पर भी जाना है और मेरी हालत नहीं हो रही कि मैं स्टेज पर जाऊं। मेरा तो बिस्तर से उठने का मन भी नहीं कर रहा। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। रतन मुझ पर भड़क उठा था। कहने लगा, तुम पहली औरत हो जो इस तरह से कह रही हो। मेरे दोस्तों की शादी हुई थी, ऐसा मैंने कभी सुना ही नहीं कि कोई औरत इतनी शिकायत कर रही है। और अगर तुम्हें ये सब नहीं करना था तो तुम शादी से ही मना कर देती। रतन ने मेरी एक नहीं सुनी और ये सब बोलता हुआ दरवाजे से बाहर चला गया। वो मुझसे अब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। मुझे उसकी नाराज़गी से भी कुछ लेना देना नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। तभी रतन की चाची की लड़की मेरे कमरे में आई और वो मेरी हालत देखकर घबरा गई थी। उसने कहा कि मैं अभी जाकर आंटी से बात करती हूँ और तुम्हारी कंडीशन के बारे में बताती हूँ। तुम स्टेज पर ना जाओ तो अच्छा होगा, तुम आराम करो। जब सीमा मेरी सास को अंदर बुलाकर लाई, उन्होंने मेरी हालत देखी तो वह घबरा गई। कहा, ठीक है, तुम्हें स्टेज पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहीं बैठो, तुम्हारी यहीं मुँह दिखाई हो जाएगी। और उन्होंने जल्दी से मुझे दवा दिलवाई और तुरंत शाम को ही मेरी विदाई कर दी। मैं अपनी माँ के घर आ गई थी, पर मैं बहुत बुरी हालत में थी। फिर मैं अपनी सहेली से अपनी सारी बातें शेयर की। वह भी शादीशुदा थी। उसने कहा कि ये बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ। उसने तुम्हारे जिस्म को बिल्कुल नोच डाला है। मुझे लगता है तुम्हारे पति को डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसे बीमारी है। और फिर ये बात धीरे धीरे घर में सभी को पता चल गई। पर यह बात रतन मानने को तैयार नहीं कि उसे कोई बीमारी है। वो मुझसे नाराज़ हो गया था कि मैंने अपने बेडरूम की बातें सबको बताई है। बहुत ज़्यादा नाजुक बनने की कोशिश कर रही हूँ। उसने कहा, मैं ऐसा ही हूँ, अगर मेरे साथ तुम्हें रहना है तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। तुम अपनी नाजुक शरीर लेकर अपने माँ बाप के घर में पड़ी रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं। उसके माँ बाप ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वह किसी की बात सुनने को राजी नहीं, ना ही डॉक्टर से मिलने को तैयार था। वह कहता था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये लड़कियों के ड्रामे हैं। रतन ने दोबारा मुझसे कभी बात करने की कोशिश नहीं की। उसके मम्मी पापा मुझे कितनी बार बुलाने आए, पर मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था, क्योंकि अब तो मेरे साथ गुस्से में न जाने वो क्या कुछ करता। जब उसने मोहब्बत में ये सब किया था, मेरे मम्मी पापा भी इस बात को स्वीकार कर चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम डिवोर्स ले लो, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। पर मैंने तो रतन से बहुत मोहब्बत की थी। मुझे नहीं पता था वो बीमार है और उसने कभी अपनी बीमारी स्वीकार नहीं की। आखिरकार मैंने डिवोर्स ले लिया। 1 साल के बाद मेरी मम्मी पापा ने मेरी दूसरी शादी कर दी। मेरा दूसरा पति सुबोध कुमारा नहीं था। उसकी पहले एक शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी किसी और से मोहब्बत करती थी, जिसकी वजह से उसका तलाक हुआ था। वह इंसान भी धोखा खाया हुआ था और मुझे भी प्यार में धोखा मिला था। जब सुबोध के साथ मेरी शादी हुई और मैं विदा होकर सुबोध के घर आ गई, उसके पापा नहीं थे। उसके पापा की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। सुबोध की माँ थी और 2 बहनें थीं जो शादीशुदा थी। जब मेरी सुबोध के साथ सुहाग रात थी, सुबोध मेरे कमरे में नहीं आया था। सुबोध की शादी उसकी माँ और बहन ने ज़बरदस्ती करवाई थी। अपनी माँ और बहन के कहने में उसने मुझसे शादी तो कर लिया था, लेकिन उसके दिल में अभी भी उसकी पहली पत्नी बसती थी, जो उसे धोखा देकर चली गई थी। मैंने सारी रात उसका इंतज़ार किया, लेकिन वो कमरे में नहीं आया। मेरी भी आंख लगी, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मेरी नंद ने मुझे जगाया। वह जान गई थी कि सुबोध मेरे कमरे में नहीं आया था। वो मुझे पहले ही समझाने लगी थी, तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, अभी उसके दिल में उसका कुछ जख्म ताज़ा है। मैंने भी कुछ ना कहा। मुझे भी ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं थी। मैं भी अपने पहले पति रतन को बहुत याद कर रही थी, उसके सारे जख्म को याद कर रही थी। इसी तरह शादी को 15 दिन बीत गए। वह अच्छी जॉब करता था, बात करने में भी बहुत अच्छा था। मैं दूर से उसे देखा करती थी। वह अपनी माँ और बहन की बहुत इज्जत करता था। उस दिन बारिश बहुत तेज़ थी। मुझे बारिश बहुत पसंद थी। तभी सुबोध उस रात बहुत देर से घर आया था। उसके दोस्त के यहाँ पार्टी थी, जहाँ उसको बहुत देर हो गई थी। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। मैं गहरी नींद में थी जब सुबोध अंदर आया था। वह अपना लैपटॉप अंदर रखने आया था। तभी उसकी माँ भी जाग गई थी, नहीं तो वह रोज़ कमरे से बाहर जाकर सोफे पर सोता था। आज खुद उसकी माँ सोफे पर सो रही थी। मजबूरन उसे मेरे पास सोना पड़ा। जैसे ही वो मेरे पास आकर लेटा, मेरी आँख खुल गई थी। मैं उससे पूछ बैठी, क्या मैं आपको पसंद नहीं? उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छी हैं। आपको मेरे बारे में पता ही है और मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। हम दोनों का दुख एक जैसा है। तो फिर मैंने तुरंत कहा, तो फिर दोस्ती कर लेते हैं। उसने भी कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल बना सकूं। इसी तरह मेरी शादी को 2 महीने बीत गए। अब सुबोध मुझसे बहुत अच्छे से बात करता था।
एक दिन वो बिल्कुल मेरे नज़दीक हुआ और मेरे गर्दन को देखने लगा, जहाँ बहुत गहरा निशान था। सुबोध कहने लगा, तुम्हारा पहला पति जानवर था क्या? क्या कोई इतना इंसान को तकलीफ पहुंचा सकता है? जहाँ निशान था उसने अपने होंठ रखा, ऐसा मालूम हुआ जैसे वो फूल को छू रहा है। उसने बड़े प्यार से होंठ वहाँ रखे थे। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और मैं उसके सीने में मुंह रख कर रो पड़ी थी। वो मेरे आंसू पोंछता गया। सुबोध ने कहा, मैं तुम्हारे सारे जख्म भर दूंगा, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें मोहब्बत की ज़रूरत है और मैं तुम्हें मोहब्बत से सींचूंगा। उसने धीरे धीरे मेरे पूरे जिस्म को चूमना शुरू किया। जिस मोहब्बत की मुझे ज़रूरत थी वही सुबोध मुझे दे रहा था। मैं सुबोध के इस तरह मोहब्बत करने पर खुद को उसके हवाले कर दिया और सुबोध ने उस दिन पहली बार मेरे जिस्म का दीदार किया था और हम दोनों दो जिस्म एक जान हुए थे। हर रात वो मुझे बड़ी प्यार से समेटता था। मैं उसकी मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो जाती थी। सुबोध बहुत ही अच्छा इंसान था। बातों से भी हम दोनों आधी आधी रात तक बातें करते। हम दोनों की पसंद एक जैसी थी, हम दोनों की चाहत एक जैसी थी। मैं सुबोध के बच्चे की माँ बनने वाली थी और सुबोध बहुत खुश था। मेरा 6वां महीना था। मैं अपने मायके आई थी। सुबोध मुझे छोड़ने आया था। तभी मेरी नज़र रतन पर पड़ी। एक पल को उसके तन बदन में आग लगी थी, क्योंकि रतन की दोबारा कहीं शादी नहीं हो पाई थी। उसने किसी बच्चे से खबर भिजवाई थी, वो मुझसे मिलना चाहता है। और मुझे रतन की शक्ल से भी नफरत हो गई थी। मुझे माँ ने बताया था उसकी कहीं शादी नहीं हो रही। मैं जब भी अपनी मायके आती तो रतन मुझसे मिलना चाहता था। मैं अपने दूसरे पति सुबोध से मोहब्बत करती हूँ। मैं उसकी मोहब्बत को कभी रुसवा नहीं होने दूंगी। मैं जब भी अपने मायके आती तो हमेशा खबर भिजवाता, वो मुझसे मिलना चाहता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या मैं रतन से मिल सकती हूँ या नहीं? मैंने ये बात अपने पति सुबोध को भी बताया था। मेरे पति को कोई एतराज़ नहीं। अगर तुम्हारा दिल उसके तरफ से साफ है तो तुम मिल सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्या पता वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो, तुम्हें बदनाम करना चाहता हो। सुबोध कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और ना ही तुम्हें किसी से बदनाम होते देखना चाहता हूँ। उसने मेरी इच्छा पर छोड़ दिया है। इसी वजह से मैंने अपने मायके जाना भी बंद कर दिया है। मेरा ससुराल काफ़ी दूर है और मैं बहुत कम ही अपने मायके जाती हूँ। माँ से फ़ोन पर ही बात करती रहती हूँ। मुझे वहाँ जाने से बहुत डर लगता है। अब मैं सुबोध के बच्चे की माँ बन गई हूँ। मेरा बच्चा 6 महीने का हो चुका है। मेरा बेटा हुआ है। सुबोध की पहली पत्नी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। आखिर सुबोध ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसकी आप बीती बहुत दुख भरी है। आखिर सुबोध को अपनी पहली पत्नी को क्यों छोड़ना पड़ा था? आज सुबोध की दूसरी बहन की शादी थी। सुबोध की 2 बहनें थी। एक का नाम निर्मला था, दूसरी बहन का नाम मधु था। सुबोध को प्यार से उसकी माँ और बहन सरजू बुलाया करती थी। उसकी दूसरी बहन सरजू से 5 साल बड़ी थी। आज सरजू की दूसरी बहन मधु की बड़ी धूमधाम से बारात आई थी। उस बारात के अंदर ही सरजू को एक लड़की पर नज़र पड़ी थी, जिसका नाम चारू था। वह बारात में ही आई हुई थी। शायद दूल्हे वालों के दूर की रिश्तेदार थी और बहुत ही खूबसूरत थी। जो उसे देखता बस देखता ही रह जाता। वह 2nd ईयर में पढ़ाई कर रही थी। शायद उसके लिए भी रिश्ता तलाश किया जा रहा था। शादी हो गई, सब लोग चले गए। सरजू की बहन मधु की विदाई हो गई। 2 दिन के बाद सरजू की बहन अपने मायके घूमने आई थी। सरजू का बहनोई पोस्ट ऑफिस में सरकारी जॉब करता था। सरजू भी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर पद पर था और उसकी हाल ही में नौकरी लगी थी। सैलरी भी अच्छी खासी थी। इधर सरजू की माँ अकेली थी। वह भी सरजू के लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। सरजू की माँ ने अपने दामाद से कहा कि अब मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हो गई हूँ। मुझसे अब घर नहीं संभाला जाता। कोई पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो तो बताना। अपने सरजू की शादी करनी है। उसके दामाद ने कहा, ठीक है, मैं इस बात को अपने ध्यान में रखूँगा। अगर मेरे जानकारी में कोई लड़की शादी के लिए होगी तो मैं ज़रूर सरजू का रिश्ता लेकर आऊँगा और इसकी शादी भी करवाऊँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, आप चिंता ना करें और बहुत जल्दी ही मैं आपको बता दूँगा। सरजू की माँ भी चुप हो गई। वह भी जल्द से जल्द सरजू की शादी कर देना चाहती थी, क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती थी। मधु के ससुराल में उसकी बहुत तारीफ होती थी। वह बहुत अच्छी लड़की थी। अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। अपने पति का भी बहुत ध्यान रखती थी। मधु की हर जगह तारीफ हो रही थी। तभी उसके बहनोई ने चारू की बात की थी। चारू उनके दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। उसके लिए रिश्ता तलाश किया जा रहा था। चारू की फैमिली को तो वो बहुत अच्छे से जानती थी। चारू से भी कई बार मिल चुके थे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मधु के कान में ये बात पड़ी तो मधु को चारू बहुत पसंद आई थी। अब मधु को ये बात अपनी माँ से बतानी थी। मधु के पिता नहीं थे, इसलिए ये जिम्मेदारी उसने अपने सर पर ले ली थी।
उसने चारू की बात अपनी माँ से बताई थी और सरजू से भी। सरजू को भी कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि सरजू ने चारू को मधु के शादी में देखा था और उसे वो बहुत पसंद आई थी और तभी से उसके दिल में वो लड़की जम गई थी। इधर चारू के माँ बाप उसके लिए लड़का तलाश कर रहे थे और जब उन्हें पता चला ये मधु का भाई है तो उन्हें भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं हुआ। सरजू भी बहुत अच्छा लड़का था, हैंडसम भी था और अच्छा पैसा कमा रहा था और सरजू का घर मकान भी अच्छा था। दोनों तरफ से बात चल पड़ी थी। जब चारू के कान तक ये बात गई, चारू अपने माँ बाप से कई बार बता चुकी थी उसे शादी नहीं करनी। वह दो भाइयों के बीच में इकलौती बहन थी। माँ बाप ज़्यादा ही उसे लाड प्यार करते थे, लेकिन उसके माँ बाप का कहना था कि बेटी कितनी भी लाडली हो लेकिन उसे पराए घर तो जाना ही पड़ता है, एक दिन उसकी शादी करनी ही होती है। वे अपनी बेटी को शादी के लिए बहुत समझा रहे थे, पर चारू ने हमेशा यही कहा, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आपके साथ ही रहना है। उसके माँ बाप ने उसकी एक ना सुनी। सरजू का रिश्ता उन्होंने स्वीकार कर लिया था। सरजू और चारू को भी मिलवाया गया था। सरजू चारू से मिलकर बहुत खुश हुआ था, क्योंकि चारू से बहुत पसंद आई थी। उन दोनों को अकेले भी मिलवाया गया था। चारू सरजू से मिलने के बाद भी वह अपने माँ बाप से यही कह रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी। उसके माँ बाप ने समझा शायद वह हमारे लाड प्यार में आकर हमसे दूर नहीं जाना चाहती। चारू से उसकी माँ ने पूछा था, क्या तुम्हें सरजू पसंद नहीं और क्या कमी है सरजू में जो तुम शादी से मना कर रही हो। चारू ने एक शब्द भी ना कहा, बस कहा कि सरजू तो ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, पर मैं शादी नहीं करना चाहती। उसके घर में चारू की एक भी बात नहीं सुनी गई थी। सगाई की डेट रख दी गई थी। सरजू तो फूले नहीं समा रहा था। उसे पहली नज़र में ही चारू से मोहब्बत हो गई थी। सगाई होने के बाद चारू का नंबर सरजू ने कैसे भी करके अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। अब वो चारू से हमेशा बात करने की कोशिश करता था, लेकिन चारू ने एक दो बार उसका फ़ोन अटेंड किया था। चारू की बातों से सरजू को जरा भी महसूस नहीं हुआ था कि चारू उससे मोहब्बत नहीं करती और ये शादी नहीं करना चाहती। 6 महीने के बाद चारू और सरजू की शादी थी। सरजू इसी वजह से अब चारू से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। उसने बस ये तय कर लिया था कि मेरी शादी हो जाएगी तो चारू मेरी होगी और मैं जब चाहे उसे अपनी मोहब्बत का दास्तान सुना सकता हूँ। चारू और सरजू की शादी हो गई। चारू की जिंदगी में सरजू आ चुका था। चारू के माता पिता भी ये बात भूल चुके थे कि चारू ने इस शादी के लिए कितनी बार उन्हें मना कर चुकी थी, लेकिन उन लोगों ने एक बार भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया था। उन्हें तो बस सरजू से चारू की शादी करनी थी। उन्हें सरजू बहुत पसंद आया था। सरजू भी चारू को बहुत चाहता था। जब घूंघट लिए चारू उसके कमरे में बैठी थी, सरजू आज बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया जहाँ की कीमती जौहर मिल गया हो। वह अपने अरमानों को समेटे रात होने का इंतजार कर रहा था। आज उसकी सुहाग रात थी। जब चारू उसके सेज पर बैठी उसे नजर आई, वह घबरा रहा था। चारू के लिए सोने का सेट लेकर उसके सामने गया था। उसका घूंघट उठाया। चारू अपनी नजरें नीचे किए हुए थी। चारू के मन में कोई उमंग नहीं जागी थी, ना ही वो घबराई थी। वह चुपचाप अपनी सेज पर बैठी थी, जैसे वह कोई मुर्दा हो। उसके अंदर कोई भी जज्बात दिखाई नहीं दे रहे थे। ना ही उसे अपने पति को देखकर कोई खुशी महसूस हुई थी, ना ही कोई घबराहट। सरजू ने सोने का हार डब्बे से निकालकर उसके गर्दन में पहनाया तो चारू ने उसके पैर छूनी चाही, पर सरजू ने पैर छूने के बजाय उसको अपने सीने में लगा लिया और उसे फूलों भरी सेज पर लेकर बिस्तर पर गिर गया। चारू ने ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किया था। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रही। सरजू तो चारू को पाकर ये भूल चुका था आखिर चारू ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। वह धीरे से चारू के दुपट्टे को उतारता उसे प्यार से सेज पर सुला चुका था और एक एक करके उसके कपड़ों को उसके तन से अलग कर रहा था। वह उसे आधी रात तक बस चूमता ही रहा। वह सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, ना ही उससे आनाकानी कर रही थी। जब सरजू ने अपना हक वसूल किया और जब सुबह हुई तब चारू नहा धोकर बिस्तर पर बैठी थी, तभी मंदू अंदर आई और दोनों को आवाज़ देने लगी। सरजू तो यूं ही बिस्तर पर पड़ा था जैसे उसे न जाने क्या खजाना मिल गया हो। अपनी बहन की आवाज़ पर आवाज़ दिया, बस थोड़ा टाइम दे दो, मैं अभी बाहर आता हूँ। तभी उसे अपने बगल में बैठी चारू दिखाई दी, जो नहा धोकर बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वह उठकर नीचे आई, सबके साथ बैठकर नाश्ता किया। 2 दिन के बाद रिसेप्शन था। चारू को अपने मायके चले जाना था। यही सोचकर सरजू का दिल बहुत धड़क रहा था। वो एक पल भी चारू से दूर नहीं जाना चाहता था। नाश्ता हो गया तो चारू को अपने रूम में भेज दिया गया था। जल्दी से सबकी नज़रों से बचता हुआ सरजू भी चारू के पास आ गया था। वह उसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता था। चारू को फिर से अपनी बाहों में भरना चाहता था। उसने वही किया। उसने चारू को सांस लेने तक न दिया।
वह उसमें इतना समाया था, कोई हद नहीं थी। इसी तरह उसकी चारू के बाहों में 2 दिन कट गए और तीसरे दिन रिसेप्शन था। आज चारू को अपने मायके जाना था। आज वह बहुत खुश लग रही थी। सरजू की आंखों में बार बार पानी आ रहा था। चारू से एक पल भी वह दूर नहीं जाना चाहता था। उसने मधु से और अपनी माँ से कहा था, क्या मैं चारू के साथ उसके मायके जा सकता हूँ? लेकिन चारू ने कहा, मुझे अपने माँ के घर रुकना है, मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आऊँगी। कम से कम मैं 1 महीना रुकूंगी। मैं कभी अपने माँ बाप को छोड़कर इतने दिन अकेली नहीं रही हूँ। सरजू के ना चाहते हुए भी मधु ने और उसकी माँ ने उसे 1 महीने के लिए अपने मायके भेज दिया था। सरजू उसके गम में बीमार भी पड़ गया था। जब भी सरजू चारू को कॉल करता, वह कभी उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। वह फ़ोन अपनी माँ को पकड़ा देती और कभी कहती बाथरूम में है, कभी कहती रसोई में है, कभी कहती उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने एक बार भी सरजू से दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की। मजबूरन सरजू को ही उसके घर जाना पड़ा था। आखिर वह जानना चाहता था वह उससे बात क्यों नहीं कर रही। सरजू अपने ससुराल गया चारू को लेने के लिए। चारू के माँ बाप बहुत खुश हुए। उसकी बहुत आव भगत हुई। उसके दोनों सालों ने उसकी बहुत मान सम्मान की और जैसा सरजू चाहता था उन लोगों ने उसकी दूसरे दिन ही विदाई कर दी। सरजू ने वापसी की टिकट भी बनवा ली थी। वह ट्रेन से उसको लेने गया था। 7 घंटे का सफ़र था। वह ट्रेन में चारू और अपना एक अलग केबिन बुक करवा चुका था। उसमें कोई आता जाता नहीं था और ना ही उसमें बाथरूम जाने की कोई ज़रूरत थी। उसमें सब कुछ था। जब चारू ने ये सब देखा तो वह घबरा गई थी। वह तो कुछ और ही प्लान बनाकर बैठी थी। जब उसे पता चला कि इस डिब्बे से बाहर कहीं नहीं जा सकती, तब उसने एक ऐसी चीज़ की मांग की कि उसे ट्रेन से उतरकर उसकी इच्छा पूरी करनी थी। उसने कहा कि सरजू, निहालगढ़ के समोसे बहुत अच्छे होते हैं और गरम गरम तो बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए उतरकर यहाँ से समोसे लाएं। तुरंत उसकी बात मान गया, समोसे लेने चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि चारू उसके साथ धोखा कर रही है। वह तुरंत उस डिब्बे से निकलकर कहाँ गायब हो गई, किसी को पता नहीं चला। ट्रेन चारू के घर से अभी 5 स्टेशन पार कर पाई थी। सरजू ने उसके माँ बाप को और भाई बहन को सबको खबर दी कि चारू मुझे कहीं नहीं मिल रही, न जाने वे कहाँ चली गई है। सभी घर वालों ने एकदम ढूंढ मचा दी। ढूंढते ढूंढते 2 दिन बीत गए थे। किसी को खबर नहीं हो रही थी कि चारू कहाँ गई और ना ही उसका फ़ोन चालू था। चारू ने अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर लिया था। 2 दिन के बाद थाने में रिपोर्ट लिखाई गई थी। हर स्टेशन और रेल के हर डब्बे को देखा गया था। कहीं पर भी चारू उन्हें नजर नहीं आई। सरजू तो चारू के लिए पागल हो गया था। इतने तो उसके माँ बाप भी दुखी नहीं थे जितना सरजू उसके लिए दुखी था। उसे लास्ट टाइम गाजियाबाद स्टेशन पर देखा गया था और उसके साथ एक लड़का भी था जिसको पहले कभी नहीं देखा गया था। इसी तरह ढूंढते ढूंढते 1 महीना बीत चुका था जब चारू की असलियत पता चली थी। वह कॉलेज टाइम से ही किसी लड़के से मोहब्बत करती थी। एक बार चारू का भाई वीरेंद्र ने उसे उस लड़के के साथ देखा था। उसने उस लड़के का पीछा किया था, उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश की थी। जब उसे उस लड़के के बारे में असलियत पता चली तो वीरेंद्र का पारा हाई हुआ था। उसने चारू को धमकी दी थी, ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है और दोबारा मैं उस लड़के के साथ तुम्हें न देखूं। अगर तुम्हें उस लड़के के साथ दोबारा देखा तो उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। क्योंकि वह लड़का शायद नशा करता भी था और बेचता भी था और इसके बारे में वीरेंद्र को पता चल गया था। चारू पर उसने बहुत कड़ी नज़र रखी हुई थी। उसके बावजूद भी चारू हमेशा उसके कांटेक्ट में रही थी। उसने दूसरा सिम लेकर उस लड़के से बातचीत करती रहती थी और उसी ने प्लान बनाया था कि मैं अपने पति के साथ ससुराल जा रही हूँ और तुम मुझे बीच में मिल जाना। हम दोनों वहाँ से भाग जाएंगे। और जैसा कि उसने प्लान बनाया था सेम वैसा ही उसने किया भी था। बहाने से सरजू को समोसे लाने के लिए भेजा था और खुद उसके साथ दूसरे डब्बे में सफ़र करके गाजियाबाद चली गई थी। वह लड़का गाजियाबाद किसी फ्लैट में रहता था और यही सब धंधा करता था। जब ये हकीकत सरजू को पता चली वह जैसे सदमे में आ गया था। उसे चारू से बहुत नफरत हो रही थी क्योंकि वह शादी के पहले दिन से धोखा दे रही थी। सारी गलती उसके माँ बाप की थी। जब उन्हें पता था उनकी लड़की किसी और से प्रेम करती है तो उसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी और उसे समझाना चाहिए था। उसके माँ बाप का कहना था कि सरजू जैसे लड़के से शादी करती तो शायद उस लड़के को वो भूल जाती, क्योंकि सरजू के पर्सनैलिटी में और उस लड़के की पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का अंतर था। उसका हल्का सांवला कलर था और बहुत ही दुबला पतला था। हाइट भी खास नहीं थी और उसके बराबर में सरजू बहुत हैंडसम और 6 फुट हाइट रखता था और नौकरी भी अच्छी खासी थी। उसमें ज़रा बराबर भी कोई कमी नहीं थी और वह चारू से न जाने कितनी मोहब्बत करता था। 6 महीने के बाद चारू और वह लड़का दोनों पकड़े गए थे और उन दोनों ने भागकर शादी कर ली थी। इधर सरजू उसके गम में पागल हो गया था। वह चारू की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था।
और ना ही सरजू दूसरी शादी करना चाहता था। उसने कहा, मैंने सिर्फ चारू से मोहब्बत की है, शायद दूसरी लड़की से वह ऐसी मोहब्बत ना कर पाए। अब उसे लड़की जात से ही नफरत होने लगा था। मधु ने और उसकी माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। इसी तरह उसकी शादी को 2 साल बीत चुके थे। इधर चारू अपने प्रेमिका के साथ बहुत बुरे कंडीशन में थी। उसके माँ बाप ने उसकी शक्ल देखने से भी मना कर दी थी। चारू अपने मायके भी नहीं जा सकती थी। उसके दोनों भाई उसे जान से मार देते। इधर सरजू भी चारू से उतना ही नफरत करता था। उसके बाद उन दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई। इस बात को बीते 2 साल हो चुके थे। इधर सरजू की माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी। इधर बेला के घर के पास निर्मला की शादी हुई थी, जो सरजू की बड़ी बहन थी और वह बेला को बहुत पसंद करती थी। लेकिन बेला की शादी पड़ोस में ही रतन से हो गई थी। इस बात की जानकारी भी उसे थी। बेला निर्मला को भाभी कहा करती थी। जब रतन के घर से वो वापस आई थी, निर्मला बिल्कुल उसके घर के सामने ही रहा करती थी और जब उसने रतन की बात बताई थी, निर्मला कांप उठी थी। जब उसने बेला की कंडीशन देखी थी तो वह भी रतन को बुरा भला कहने से बाज नहीं आई थी, क्योंकि रतन ने उसकी इतनी बुरी हालत की थी। वह पूरे शरीर से घायल थी। ऐसी कोई जगह बाकी नहीं थी जहां रतन ने उसे दांत ना खाया हो। और निर्मला ने ही उसे सलाह दी थी कि शायद रतन को कोई बीमारी है, इसी वजह से उसने इस तरह की हरकत की है। निर्मला ने कहा कि कोई भी नॉर्मल आदमी ऐसा कभी नहीं करता, उसको दूसरे के दर्द का एहसास जरूर होता है। और इसी तरह इसको भी अब 2 साल बीत चुके थे। वह रतन के साथ वापस नहीं जाना चाहती थी और उसने रतन से डिवोर्स ले लिया था। निर्मला का भाई भी धोखे में अपने आप को भुला चुका था। निर्मला ने ही बेला की शादी अपने भाई सरजू से करवाई थी। निर्मला ने ही उसकी सारी कंडीशन अपने भाई को बताया था और ये भी बताया था कि बेला ने उससे डिवोर्स क्यों लिया था। सरजू शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये शादी निर्मला और मधु ने और उसकी माँ ने जबरदस्ती करवाई थी। अब सरजू हर लड़की को धोखेबाज समझने लगा था, लेकिन निर्मला और मधु ने उसे बहुत समझाया भी था। वही औरत तुम्हारी माँ भी है और 2 बहनें भी हैं तुम्हारी। तुम्हें हर औरत को एक कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। क्या तुम्हें याद है तुम्हारे पिता की कब मृत्यु हुई थी, लेकिन अपनी माँ ने माँ बाप दोनों बनकर हम तीनों को पाला है। क्या तुम अपनी माँ को भी उसी कैटेगरी में लोगे? ऐसा नहीं होता, हर औरत एक जैसी नहीं होती। तभी निर्मला ने रतन की कहानी उसे सुनाई और कहा कि वह लड़की भी यही सोचती है, हर मर्द एक जैसा होता है। क्या उसकी बात ठीक होगी? नहीं ना, क्योंकि रतन से उसने अपनी पसंद की शादी की थी। उसके बाद वह लड़का ऐसा निकला तो उसकी क्या गलती है? तुम्हें ये सारी बातें भूलनी होगी। एक बात को पकड़कर इंसान जम नहीं जाता, उसे आगे बढ़ना चाहिए। जो हुआ शायद तुम्हारी किस्मत में लिखा था और उसे भूलना भी बहुत ज़रूरी है। तब सरजू एकदम चुप हो गया था। उसने कहा कि मैं इतनी जल्दी उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम लोगों की बात ज़रूर मानूंगा। तुम लोगों को जो अच्छा लगे वह कर सकते हो। तभी सरजू बेला से शादी करने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन उसने अभी पूरे दिल से स्वीकार नहीं किया था। ये बात घर में सभी जानते थे। तभी उस रात निर्मला ने बेला को सब कुछ बता दिया था। सरजू को अभी टाइम लगेगा, शायद तुम्हारे कमरे में ना आए, तुम्हें उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। सरजू एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने अपने पहले प्यार से धोखा खाया है। बेला को भी अब आगे की उम्मीद बिल्कुल भी कम ही नजर आ रही थी। उसे अब हर लड़का धोखेबाज लग रहा था। शायद सारे लड़के ऐसे ही हो। इसी तरह वह रोज अपने कमरे से ये सोच कर सोती थी, शायद मेरा दूसरा पति भी रतन की तरह ही मुझे नोच खाएगा। लेकिन वह बिल्कुल गलत साबित हुई थी। इधर सरजू भी यही सोच रहा था, क्या पता ये भी लड़की चारू की तरह हो। वे दोनों एक दूसरे के लिए यही सोच कर बैठे थे। इसी तरह शादी को 15 दिन बीत चुके थे। उस रात जब अपने दोस्त के पार्टी में गया था तो उसे बहुत देर हो गई थी और सरजू की माँ भी आज सोफे पर ही सो रही थी। सरजू की माँ को पता था ये रोज़ सोफे पर ही सो जाता है, बेला के पास नहीं जाता। अगर ये एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे तो एक दूसरे को कब समझेंगे। यही सोचकर उसकी माँ आज सोफे पर ही सोती रही और मजबूरन सरजू को बेला के कमरे में जाना पड़ा। जब वो बेला के कमरे में गया था तो बेला गहरी नींद में सो रही थी। चुपके से जाकर उसके साइड में सो गया। तभी बेला हड़बड़ाकर उठ बैठी और सरजू को अपने इतने करीब देखकर घबरा गई थी। तब सरजू ने तुरंत ही लाइट जलाई और उससे बात करने की कोशिश की। तब जाकर बेला का डर खत्म हुआ था और उस वक्त बेला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस आदमी के लिए वो इतना गलत सोच कर बैठी थी वह इतना अच्छा निकलेगा। वह डर रही थी तो सरजू ने उसका हाथ थामा और कहा कि डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं सिर्फ तुम्हारे पास मजबूरी से सो रहा हूँ, क्योंकि मम्मी सोफे पर सो रही है। अगर मैं बाहर गया तो माँ मुझे फिर से दोबारा कमरे में भेज देंगी। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं।
तभी सरजू की नज़र उसके गर्दन पर पड़ गई थी। हाँ, सरजू ने बड़े प्यार से उस पर हाथ सहलाया था, जिस पर बेला की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके आंखों से आंसू भी वो इतने प्यार से छू रहा था जैसे बेला कोई फूल हो। उसके इस तरह करने पर बेला खुद मदहोश होती चली गई। और उस रात वे दोनों दो जिस्म एक जान हो गए थे। वह हर रात उसे इतने ही प्यार से समेटता था। अब जब भी सरजू अंदर जाता तो पहले बेला ही शुरुआत करती थी, क्योंकि सरजू की मोहब्बत उसे बहुत पसंद आती थी। वो दीवानी हो जाती थी। इसी तरह बेला सरजू से मोहब्बत करने लगी थी और सरजू भी धीरे धीरे चारू को भूलने लगा था। इधर जब भी बेला अपने मायके जाती तो रतन उसे मिलना चाहता था। एक दिन वह अपने नंद निर्मला के घर गई थी और वहीं पर रतन भी आया हुआ था। उन दोनों का आमना सामना हुआ था। सरजू भी उसके साथ ही था। तभी रतन ने उससे माफ़ी मांगी थी और कहा था कि तुमने सच कहा था, मैं बीमार हूँ और मैं अपना इलाज भी करा रहा हूँ। हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना। मैं इसलिए तुमसे मिलना चाहता था। मैं तुम्हें खोने के बाद बहुत अधूरा हो गया था और दोबारा तुम्हें पाना चाहता था। उसके लिए मुझे इलाज की ज़रूरत थी और मेरे इलाज में काफ़ी समय लगता। उसके बाद तुमने शादी कर ली थी। उसके बाद भी मेरे मन में लालच था। मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता था, लेकिन मुझे जब पता चला कि तुम सरजू से मोहब्बत करने लगी हो और सरजू भी तुम्हें उतना ही चाहता है, तो मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ और तुम्हें अपने दिल से तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इसी जन्म में माफ़ कर दोगी? वैसे भी अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो भगवान भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। और क्या पता मैं बीमार हूँ और तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं ठीक भी हो जाऊँ। मैंने रतन को माफ़ कर दिया था क्योंकि मेरे पति ने मुझे इशारा किया था कि कोई बात नहीं, उसे माफ़ कर दो। जब वो तुमसे माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। उस दिन मैं रतन से मिलकर घबरा गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। सरजू सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। जब हम घर लौटे तो मेरी बड़ी नंद मधु आई हुई थी। उसके देवर की शादी थी और हम सबको इनवाइट किया गया था। निर्मला को भी इनवाइट किया गया था। हम सारे मिलकर मधु के घर शादी में गए हुए थे। रास्ते में ही सरजू चारू से टकरा गया था। शायद वह रेडी पर कुछ सब्जियां रखकर बेच रही थी और उसके साथ छोटे छोटे दो बच्चे बैठे हुए थे। जब साथ लगे रेडी से सरजू कुछ फल ले रहा था तभी चारू उसके सीने से जा लगी। उसकी हालत देखकर सरजू बिल्कुल घबरा गया था। वह बहुत बुरे हालत में थी। चारू के प्रेमिका की मौत हो गई थी। वह बहुत नशा करता था, उसको बहुत मारता पीटता भी था। उसके दो बच्चे हो गए थे जो दोनों ही लड़कियां थी। अब वह दर दर की ठोकरें खा रही थी और इन सब हालत की वह खुद ही जिम्मेदार थी। तभी मधु ने उसकी हालत देखी और उसके माँ बाप को खबर दी। माँ बाप औलाद के दुख में तड़प उठते हैं। उन लोगों ने चारू को माफ़ कर दिया था और उसके बच्चे और चारू को अपना लिया था। चारू पढ़ी लिखी थी। वह स्कूल में बच्चे को पढ़ाने लगी थी। सरजू से तो वो माफ़ी पहले मांग चुकी थी। सरजू ने भी चारू को माफ़ कर दिया था। उसे उसके कर्मों की सज़ा मिल चुकी थी। इधर रतन का भी इलाज चल रहा था। सरजू और बेला अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। वे अपने बच्चों को पाल रहे थे। सरजू अपनी पत्नी बेला से बहुत मोहब्बत करने लगा था। ये थी इन सब की प्रेम कहानी। आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।